Hello everyone, welcome to our channel Skill Master। मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमको उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी या फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो आज हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सिमिलर से थे कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका ऑप्शन है, ये किसका ऑप्शन है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास एक से ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक ही आएगा, उनमें से आपको एक ही आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो फिर हम इसमें गलती ना कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम फोकस करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रुपिंग ऑफ टीचिंग सिचुएशन, वर्किंग टूल, न्यू अप्रोच विद लर्निंग, प्रिंसिपल फॉर चेंजिंग लर्नर बिहेवियर इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जो आपकी स्टूडेंट है, जो आपके लर्नर है, वो ग्रुप में टीचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में वो वर्क कर रहे हैं अपने टूल्स के साथ और नई नई अप्रोच को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई टूल्स को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसमें कि जो उनका इन सब चीज़ों को यूज़ करने का मकसद है, जो ये लर्नर का एक बिहेव है कि वो हर चीज़ के लिए टीचिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है, अपने टूल्स के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है, नई नई चीज़ें, नई नई अप्रोच तैयार कर रहा है अपनी लर्निंग के लिए, तो वो क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कहलाती है, साइबरनेटिक कहलाती है, सिस्टम एनालाइज कहलाती है, या ARC कहलाती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कहलाती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन क्या होती है, जब हमने किसी चीज़ को सीखना है, ठीक है, एक तरह से सीखने के लिए एक्सपीरियंस और मटेरियल का निर्माण करना, ठीक है, किस तरह के एक्सपीरियंस, किस तरह के मटेरियल, ताकि हम किसी नॉलेज को, किसी स्किल को बढ़ा सके, एक्वायर कर सके और उसकी एप्लीकेशन कर सके, ठीक है। और जो भी हमने ये मटेरियल तैयार करने हैं उसको हमने इस तरह से तैयार करना है ताकि जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के बारे में, जो इसमें बताया है कि इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन is the creating of learning experience and material in a manner that result in the acquisition and application of knowledge and skill. The discipline follow a system of ascending need, designing a purpose, developing material, and evaluating their effectiveness. In the context of workplace learning, instruction design provide a practical and systematic process for effective designing effective curricula. इसमें ये क्या बता रहा है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है उसके अंदर आप जो सीखते हो वो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो और सीखने के लिए अपने एक्सपीरियंस और मटेरियल को बनाते हो, ठीक है, ताकि आप अपने नॉलेज को और स्किल को एक्विजिशन कर सको, बढ़ा सको, ठीक है। साथ ही साथ में आप नॉलेज की क्या कर सको, अपने स्किल की एप्लीकेशन भी कर सको और इसके लिए आप एक डिसिप्लिन फॉलोस करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी आपने एक प्रोसेस तैयार किया है उसको आप क्या कर सको, इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर सको, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर हम इफ़ेक्टिव करिकुला को बनाते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से डिज़ाइन करते हैं और एक प्रैक्टिकली और कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अपने इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन को के गोल को अचीव करने के लिए हम इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन करते हैं और प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक मैनर से किसी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो वर्किंग सिचुएशन, टीचिंग वर्किंग सिचुएशन को पैदा कर रहे हैं और उसके अंदर वो सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपकी साइकोलॉजी के अंदर, तो वो साइकोलॉजी के अंदर इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है।
वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। डैश साइकोलॉजी ब्रिंग विजुअल चेंज बाय कंट्रोलिंग द लर्नर बिहेवियर, कंसीडर द डायनेमिक फीडबैक एंड सेल्फ रेगुलेशन। अब आपको उस साइकोलॉजी का नाम बताना है जो कि ब्रिंग विजुअल चेंज लाती है, मतलब कि महत्वपूर्ण चेंज लाती है और कंट्रोल करती है लर्नर के बिहेव को, और ये कंसीडर होती है आपकी डायनेमिक फीडबैक और सेल्फ रेगुलेशन से। वेरी गुड वेरी गुड। इसको बोलते हैं हम साइबरनेटिक साइकोलॉजी। तो क्या बता रहा है आपका क्वेश्चन और आंसर को अगर मिक्स करें तो ये बताता है साइबरनेटिक साइकोलॉजी ब्रिंग विजुअल चेंज बाय कंट्रोलिंग द लर्नर बिहेवियर, कंसीडर द डायनेमिक फीडबैक एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, कि जो आपकी भाई साइबरनेटिक साइकोलॉजी है वो आप में महत्वपूर्ण चेंज लाती है आपके लर्नर के बिहेवियर के अंदर। ठीक है, उनको किस तरह से कंट्रोलिंग करनी है और किस तरह से मतलब कि कंसीडर होता है उनका डायनेमिक फीडबैक एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि साइबरनेटिक साइकोलॉजी होती क्या है। देखिए जो आपकी साइबरनेटिक साइकोलॉजी है इसने बताया द साइंटिफिकल स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल एज अप्लाइड टू मशीन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन mechanism as the thermostat for feedback circuit in the nervous system, as well as transmission and self-correction for information in both computer and human communication। देखिए अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई इंग्लिश में तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। साइबरनेटिक एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि कोई मशीन किस तरह से वर्क करती है, और हम इस तरह से स्टडी करने के तरीक़ों पर ध्यान देते हैं, इस तरह की स्टडी करते हैं ताकि हम ऐसी चीज़ों को डेवलप कर सकें जो ह्यूमन माइंड की तरह वर्क करती हो। जैसे कौन होते हैं जिसको हम क्या बोलते, रोबोट बनाते हैं ना हम, और वो कैसे वर्क करते हैं, एक इंसान की तरह वर्क करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि साइबरनेटिक जो होती है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन बनाती है जो ह्यूमन माइंड की तरह वर्क करती है। ठीक है, और उसको हम इस तरह से वर्क करते हैं कि वो मशीन जिस तरह से इंसान सोचते हैं, जिस तरह से इंसान काम करते हैं उस तरह से वर्क करे। तो सेम हमारा जो क्वेश्चन था उसमें भी ये लिखा था कि जो साइबरनेटिक साइकोलॉजी है वो हाँ लर्नर के माइंड में एक बिहेवियर चेंज लाती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें डायनामिक चेंज लाती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डायनामिक फीडबैक उसको मिलता है सेल्फ रेगुलेशन से, मतलब कि वो खुद वर्क करता है, उसके अंदर एक लर्नर एक मशीन की भांति काम करता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद वो वर्क करता है। उससे क्या होती है, उसके वर्क के अंदर इफ़िशेंसी आ जाती है। तो कुल मिला के साइबरनेटिक का मतलब हुआ कि किसी इस तरह से काम करना कि एक इंसान की तरह भी हो और एक मशीन की तरह भी वर्क हो जिसके अंदर। ठीक है, तो अब आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जो आपकी साइबरनेटिक साइकोलॉजी होती है उसके अंदर उसमें क्या होता है, जो आपके ट्रेनीज होते हैं, जो आपके लर्नर होते हैं उनमें विटल चेंज आते हैं, महत्वपूर्ण चेंज आते हैं। ठीक है, और उनको एक बढ़िया पर्सनालिटी बनेगी तो उनको एक डायनेमिक फीडबैक भी मिलेगा और वो सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, मतलब आत्मनियंत्रण करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ को अच्छे से करना सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि साइबरनेटिक क्या होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। आज आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आज तक शायद आपने इसको क्लियर कर दिया होगा। टीचिंग लेवल यूज्ड इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़। अब आपको बताना है कि कौन सा टीचिंग लेवल यूज़ होता है आपके इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल सिर्फ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ए।
वेरी गुड। कौन सा? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। जब हमने किसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अगर करनी है तो सबसे पहले उसको करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यही बताया है कि इंस्ट्रक्शन टीचिंग लेवल इज़ यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर हम कौन सी टीचिंग का यूज़ करते हैं, कौन सी टीचिंग के लेवल का यूज़ करते हैं? तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि आपके पास इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बेस क्या है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बेस क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। ऑप्शन नंबर बी है साइकोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर सी है फिलोसफिकल, क्लासिकल एंड साइकोलॉजिकल। और ऑप्शन नंबर डी है अबाव बी एंड सी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बेस क्या है हमारे पास? साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक। मतलब कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है वो साइकोलॉजिकल होती है और साइंटिफिक होती है। ठीक है, मतलब कि विज्ञान पर आधारित रहती है। और साइंटिफिक होती है, क्लियर होती है। ठीक है, जैसे हमारी साइंस। तो अब आपको बताना है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी का क्या बेस है। टीचिंग में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके पास टीचिंग टेक्नोलॉजी का बेस क्या है? साइकोलॉजिकल, क्लासिकल और फिजियोलॉजिकल। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है फिजियोलॉजिकल, क्लासिकल और साइकोलॉजिकल। फिलोसफिकल बोलते हो आप इसको, मैं फिजियो पता नहीं क्यों बोल। फिलोसफिकल मतलब जैसे फिलोसफीज़ हम देते हैं ना, अलग अलग तरह की टीचिंग होती है, अलग अलग तरह की फिलोसफी को पेश करते हैं, सेम। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी का बेस ही वही होता है कि आप फिलोसफिकल तरीके से, क्लासिकल तरीके से और साइकोलॉजिकल तरीके से टीचिंग करें। और यही हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी के बेस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है आपका और इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कर चुके हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग वेयर एवर इट इज़ नीडेड अगेंस्ट अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में स्टोर है और आप तब उसको रिकॉल करते हो जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो ये आपका स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स है या आपका जो ये सोचने वाला मतलब कि नीड है, जब आपको उस वक्त आप उस चीज़ को याद कर रहे हो तो वो कौन सा रिस्पॉन्स कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। देखिए, हमारा ऑप्शन क्या बता रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है हम आपको कि हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है, संग्रहित की हुई है, इकट्ठी की हुई है हमने। ठीक है, और जब हमारे को नीड थी हमने इसको याद किया। ठीक है, तो वो जो याद करने का रिस्पॉन्स था या इस चीज़ को हमारे दिमाग में स्टोर करने का जो तरीका था उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन। ये भी सेम बता रहा है आपको कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में स्टोर हुई हुई है। ठीक है, रिकॉलिंग सम इन्फॉर्मेशन, और आप रिकॉल कर रहे हो उसको सम इन्फॉर्मेशन से, कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस वजह से वो आपको रिकॉल हो रही है। फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। जो आपके ब्रेन का ये स्टिमुलस एक्शन है, दिमाग के द्वारा जो ये स्टिमुलस एक्शन लिया जा रहा है उसको आप क्या कहते हो?
वेरी गुड, रिकॉलिंग कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, और हम एग्जामिनेशन में इसको गलत कर देंगे, इसलिए आज ही देख लेते हैं इसको ध्यान से। देखिए इसमें इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर, स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बनी हुई है, स्टोर हुई हुई है, और हम रिकॉल करते हैं उसको जब हमारे को उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, इतना सा कहा है। जब हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, जब हमको उसकी ज़रूरत है और वो हमारे दिमाग में बना हुआ है, तो हमने उसको नाम दिया रिटेंशन का। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया इसने कि रिकॉलिंग सम इन्फॉर्मेशन, इसने भी ये बताया कि आपके दिमाग में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हुई हुई है, बट आप उसको रिकॉल कर रहे हो सम इन्फॉर्मेशन से। अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप उसको रिकॉल कर रहे हो, तो वो कौन सा एक्शन होता है हमारे दिमाग का, वो होता है रिकॉल करने का। मतलब कि अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ को बनाए रखता है, अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को बनाए रखता है, तो होती है रिटेंशन। ठीक है, और जब उसी याददाश्त को, उसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है, तो वो कहलाती है रिकॉलिंग। ठीक है, या रिकलेक्शन, जिसको मैं रिकॉलिंग बोल रही हूँ वो होती है रिकलेक्शन। ठीक है, रिकलेक्शन कर रहे हो ना, मतलब कि आपको रिकॉल कर रहे हो आप किसी इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद आप क्या दे रहे हो, एक आंसर दे रहे हो, सर्टन एक्शन ले रहे हो, तो वो आपके दिमाग का जो एक्शन कहलाता है वो रिकलेक्शन कहलाता है, कि आपका दिमाग फिर से किसी चीज़ को रिकलेक्ट कर रहा है, रिकलेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, देखिए इसमें आपसे बात कर रही है डेवलपमेंट साइकोलॉजी की। ठीक है, रीजेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू डैश फैक्टर ऑफ मेमोराइज। अब आपको बताना है कि जो ये फैक्टर है आपका, किस तरह का फैक्टर, कि आप किसी रीजेंसी को, किसी इवेंट को याद कर रहे हो, किसी इवेंट को फ्रिक्वेंट कर रहे हो, मतलब कि आपूर्ति और अन्नपूर्ति कर रहे हो। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट है उस इवेंट के अंदर, आप उसको एसोसिएट कर रहे हो, तो वो जो फैक्टर है मेमोरी का, मेमोरी से रिलेटेड जो फैक्टर है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये थोड़े से शब्दों की हेराफेरी की गई है, बाकी हमने इसको पढ़ लिया है। वेरी गुड, रिटेंशन कहलाता है। मैंने इसमें ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए हैं ताकि बिना ऑप्शन के भी, बिना ऑप्शन को देखे ही आपको इसका आंसर पता हो, आप ऑप्शन के चक्कर में कंफ्यूज ना हो, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए ये। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी कौन सी है हमारी, विकास मनोविज्ञान। ठीक है, विकसित मनोविज्ञान या विकास मनोविज्ञान। ठीक है, तो विकास मनोविज्ञान किस चीज़ से संबंधित है। देखिए आप किसी घटना को, किसी इवेंट को याद कर रहे हो। ठीक है, रिसेंसी कर रहे हो। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कर रहे हो, उस घटना की आकृति को आपूर्ति कर रहे हो। ठीक है, आपको उस घटना के अंदर इंटरेस्ट है, आपको वो जो एसोसिएशन है, आपने उस चीज़ को रिलेट कर रहे हो, आप कौन से फैक्टर ऑफ मेमोराइजेशन से, तो कौन सा फैक्टर है वो आपके मेमोराइजेशन का, वो है रिटेंशन फैक्टर। मतलब कि आपके दिमाग जो किसी चीज़ को रिटेन करके रख रहा है, याद करके रख रहा है, उसी को तो आप रिटेंशन कहते हो। सेम वही तो लिखा है इसके अंदर कि इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, रीजेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू रिटेंशन फैक्टर ऑफ मेमोराइजेशन, इसी चीज़ को याद करना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखता है, लिख दिया है इसने फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग, कि किसी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ को याद रखने का फैक्टर, घटना। ठीक है, क्या कहलाती है हमारी, रिटेंशन कहलाती है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको बतानी है हु डेवलप द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स।
और साथ में ये भी बतानी है कि कब डेवलप की गई। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन है हमारे पास, हु डेवलप द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो टैक्सोनॉमी को किसने बनाया था, हमारे बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था। कब बनाया था, 1956 में बनाया था। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है, भले ही हमारे पास ऑप्शन ना दिए हो, पर ऑप्शन दिए होंगे, मतलब कि ये चीज़ ऐसी है कि हमें याद है। ठीक है, तो ये देखिए, इन्होंने जो ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी बनाई थी उसके अंदर इन्होंने 6 स्टेप दिए थे। एक दी थी नॉलेज, दूसरा दिया था कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड स्टेप दिया था एप्लीकेशन, फिर ने कहा एनालाइज करिए, फिर सैनिटाइज करिए, फिर उसके बाद इवेल्युएशन कीजिए। ठीक है, फिर हमने इसको मतलब कि रिवाइज कर दिया था। ठीक है, तो ओल्ड बनी थी हमारी 1956 में और न्यू कर दी थी हमने 2011 में, रिवाइज कर दी थी। तो नॉलेज के बजाय हमने क्या कर दिया था, नॉलेज के बजाय हमने रिमेम्बरिंग लिख दिया था। कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया, एप्लीकेशन के लिए एनालाइजिंग का यूज़ किया। यूज़ नहीं किया है मतलब थोड़ी से शब्दों की हेरा फेरी की गई कि असल में उस चीज़ पर कौन सा शब्द ज़्यादा अच्छा बैठेगा, किस चीज़ को करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जो आपके ब्लूम थे उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम कंप्रीहेंशन करें, एप्लीकेशन करें, उस चीज़ को एनालाइज करें, सैनिटाइज करें, उसके बाद इवैल्यूएशन करें। बट जो न्यू हमने वर्जन बनाया उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले तो रिमेंबर करें, किसी भी चीज़ को करना है तो सबसे पहले रिमेंबर करें, उसको अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको फिर अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद जब हम देखें कि उसको किस तरह से अप्लाई करना है, इस चीज़ को हम एनालाइज करें, फिर इवैल्यूएट करें और फिर जाके कहीं नई चीज़ को क्रिएट करें। ठीक है, ये थी हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो उसने बनाई थी 1956 में और फिर से रिवाइज किया गया है इसको 2011 के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी आपको ऑप्शन से बताना है, बट इसको भी याद रखना है कि ये आपको क्या बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, डैश इज एन एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ abstract आइडियाज। It is the supreme power which control all our mental traits. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहलाती है, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी एक एबिलिटी है, ठीक है, जिसको हम सोचते हैं, जिसके द्वारा हमारे दिमाग में बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आते हैं। और इंटेलिजेंसी हमारी सुप्रीम पावर होती है जो हमारे मेंटल के सारे ट्रेड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इंटेलिजेंसी। Intelligence is an ability to think in terms of abstract ideas. It is a supreme power which control all our mental traits. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द डेवलपमेंट टास्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। अब आपको बताना है कि डेवलपमेंट टास्क मॉडल किसने बनाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बनाया है, रॉबर्ट हैविगर्स्ट ने बनाया है। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को भी, इस क्वेश्चन को भी, कि डेवलपमेंट टास्क किसने बनाया है, हमारे रॉबर्ट हैविगर्स्ट ने बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, 12 है आपके पास, इंट्रोसेप्शन एज मीन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स। इंट्रोसेप्शन का क्या मीनिंग है आपकी लर्निंग के अंदर, और इंट्रोसेप्शन को हम क्या बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण। तो आपको लर्निंग के अंदर बताना है कि लर्निंग के अंदर हम इसको किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं। मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं यहाँ भी।
वेरी गुड। तो क्या होता है इसका मतलब आपकी लर्निंग के अंदर? इंटरसेप्शन का मतलब होता है पे अटेंशन टू ओन थॉट, कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें। आत्मनिरीक्षण का वही मतलब होता है कि हम अपने विचारों पर खुद ही ध्यान दें, खुद ही अटेंशन बनाए रखें कि असल में हमारे क्या विचार है। ठीक है, तो आई होप ये भी सबका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हमारे पास सेल्फ वो है, आत्मनिरीक्षण है, कि किस तरह से हमारे को अपना निरीक्षण खुद करना है। तो उसके अंदर हम कब करते हैं, लर्निंग के अंदर किस तरह से करते हैं, जब हम अपने ही थॉट पर खुद ही अटेंशन बनाए रखें, खुद ही ध्यान दें, खुद को खुद इवैल्यूएट करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द 3 कैटेगरी ऑफ लर्निंग आर। अब आपको बतानी है कि लर्निंग की 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। 2 आपके पास बताई हुई है, नॉलेज, स्किल एंड व्हाट। थर्ड कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी है? एटीट्यूड है। तो हम 3 कैटेगरी ऑफ लर्निंग को किस तरह से याद रखते हैं? आस्क से याद रखते हैं। ए से मतलब एटीट्यूड, एस से मतलब स्किल और के से मतलब नॉलेज। ठीक है, तो हमारा आंसर है एटीट्यूड की। थर्ड कैटेगरी कौन सी आपकी? एटीट्यूड है। फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड है स्किल, थर्ड है एटीट्यूड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बतानी है कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसको किसने डेवलप किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेल्स कोन ने एक्सपीरियंस कोन बनाया है। ठीक है, डेल्स ने एक्सपीरियंस कोन बनाया है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया है। ठीक है, तो इसने बताया है कि हम किस चीज़ के एक्सपीरियंस को कितने मेजर कर सकते हैं, किस चीज़ को कितना सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि अगर हम किसी चीज़ को नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम 10% तक उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने किसी चीज़ को देखा है तो नॉर्मली जनरली हम उसको सिर्फ 20% याद रख सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को देखा है तो हम उसको 30% याद रख सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को देखा और सुना है तो 50% याद रख सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को कहा है और सुना है, ठीक है, कहा और लिखा है तो 70% याद रख सकते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ को किया है तो वो 90% तक हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसने दो डिवीज़न में उसको डिवाइड किया था, कि एक था आपका डेमोस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल के लिए जो अप्लाई होता था। ठीक है, और दूसरा था कि आप किस तरह से एनालाइज, डिज़ाइन करोगे, किस तरह से क्रिएट करोगे और किस तरह से इवेलुएट करोगे। ठीक है, तो आई होप ये भी सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम इसके लिए एक स्पेशल सेशन लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप बाय। अब आपको ये बतानी है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम। कॉग्निटिव डोमेन से, इफ़ेक्टिव डोमेन से, या कॉग्निटिव और इफ़ेक्टिव दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को किससे हम डेवलप करते हैं? कॉग्निटिव डोमेन से। कॉग्निटिव का मतलब हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारी थिंकिंग से संबंधित है। जब हमने टीचिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो हमको सोचना भी होगा और मेंटली वर्क भी करना होगा। ठीक है,
थिंक भी करना होगा तो वो किसके अंदर आ जाता है, हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर लर्नर डेवलपमेंट। अगर हम टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम किस चीज़ से उसको डेवलप कर सकते हैं, इफेक्टिव डोमेन से, कॉग्निटिव डोमेन से, या फिर बोथ से, या फिर नन से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर हमको बनाई रखनी है इंटरेक्शन अपने लर्नर और टीचर के बीच, तो हमारे इफेक्टिव डोमेन का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें बताना है आपको कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है। वेरी गुड, किसने बनाया है, स्किनर ने बनाया है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, उत्पादित करना। ठीक है, शायद मैंने उस टाइम गलत कह दिया था। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पादित करना, किसी चीज़ को बनाना। और हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी को किसने बनाया, तो बिहेवियर टेक्नोलॉजी को स्किनर ने बनाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है, डेविस ने, मॉर्सन ने, लूम्सड्रम ने, फ्लैंडर ने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है, लूम्सड्रम ने बनाया है। ठीक है, और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला है आपके पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन, और थर्ड है इवैल्यूएशन। ठीक है, इससे आप अपनी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कि सबसे पहले तो जो आप ऑब्जेक्टिव बनाएं वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाएं, साथ ही साथ में आप इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन करें, और लास्ट में इवैल्यूएशन करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बतानी है आपको कि टीचिंग टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है, हर्बर्ट ने, एमिडोन ने, ग्लेस्टर ने, बर्नर ने। वेरी गुड, सबको पता है कि हर्बर्ट ने बनाया है। तो हर्बर्ट ने क्या बताए थे, 4 टीचिंग मेथड बताए थे, हमारे को 4 टीचिंग स्टेप बताए थे। कौन कौन से, कि सबसे पहले प्रेपरेशन कीजिए, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन कीजिए, फिर आप एप्लीकेशन कीजिए, और उसके बाद आप टेस्टिंग कीजिए। इससे जो आपकी टीचिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, इफ़ेक्टिव होगी, आपके लर्नर बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अगर सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, आप प्रेपरेशन करते हो सही तरीके से हर चीज़ की। ठीक है, और अच्छे से अपने क्लासरूम के अंदर आप प्रेजेंटेशन करते हो। प्रेजेंटेशन करने के बाद अगर आप इवैल्यूएशन के लिए इवैल्यूएशन करते हो, मेज़रमेंट के लिए, स्टूडेंट की मेज़रमेंट के लिए इवैल्यूएशन करते हो, और फाइनली मेज़रमेंट के लिए अगर आप उनका टेस्ट लेते हो, तो आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिए, पिछली बार मैंने आपको इसमें तुक्का लगाना सिखाया था, आज मैं इसका मीनिंग आपको पूरी तरह से समझाऊंगी कि असल में ये क्वेश्चन और आपके ऑप्शन कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट ऑब्टेन मेन एम ऑफ एजुकेशन, फिक्स द डिसिप्लिन सेंटर टीचिंग एज। इसके अंदर आपको पता क्या बताना है, कि जो आपकी गवर्नमेंट और सोसाइटी है उसने डिसिप्लिन सेंटर्ड टीचिंग को बनाया है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बनाया है। तो आपको बताना है कि उनके अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी सोसाइटी और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके पास, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन आर स्ट्रिक्टली डिसाइडेड एंड नॉट मॉडिफाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर लर्नर। ऑप्शन नंबर
नंबर बी है टीचर इज़ मेन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इज़ नॉन एक्टिव पार्टेकर। और ऑप्शन नंबर सी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट आउटकम। और ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज़ द फोकस। आप इसका पहले आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इसको समझने की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेकर कोई एम फिक्स किया है, तो वो एक डिसिप्लिन सेंटर टीचिंग उसके अंदर कैसी होती है, डिसिप्लिन सेंटर टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो डिसिप्लिन सेंटर टीचिंग होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। डिसिप्लिन सेंटर टीचिंग होती है कि आपका टीचिंग करने का जो तरीका हो वो डिसिप्लिन पर रहो, डिसिप्लिन्ड हो वो, ठीक है। और जो तरीका आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि जो एक टीचर है वो डिसिप्लिनली मैनर में अपनी टीचिंग को करवाए, मतलब कि जो टीचर है उसको सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज हो, डेप्थ नॉलेज हो उसके पास, ठीक है। और जो आपका डिसिप्लिन टीचिंग है वो बिल्कुल आपका डिपेंड करता है एक टीचर की ऑनेस्टी पर, कि एक टीचर कितने ऑनेस्ट होकर किसी वर्क को कर रहा है, कितने डिसिप्लिन में रहकर अपना जो है टीचिंग करवा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ जाता है, ऑप्शन के मुताबिक हमारे पास क्या है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर of the discipline are strictly decided and not modified to the meet the requirement of the teacher and learner। इसमें बताया गया था कि जो आपका कंटेंट और स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में तैयार किया जाता है, ठीक है। और उसको फिर मॉडिफाई नहीं किया जाता है फिर से। मतलब जब एक बार आपका कोई सब्जेक्ट बन गया, जब आपका कोई मतलब कि बुक कोई बन गई है, ठीक है, आपकी क्लास के लिए कोई बुक बन गई है, पब्लिश हो गई है, तो वो हो गई है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि टीचर उसके अंदर क्या चेंज चाहता है, स्टूडेंट उसके अंदर क्या चेंज चाहता है। मतलब कि जो एजुकेशन को लेकर फिक्स किया गया कि इस लेवल पे हमारे को ये एजुकेशन देनी है, हमने वो कंटेंट और स्ट्रक्चर जो तैयार कर दिया गया है उसको फिर हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन मैनर में बनाएंगे। और इसके अंदर एजुकेशनल सेंटर टीचिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका टीचर है उसको डिसिप्लिनली वर्क करना है, ना कि सब्जेक्ट को चेंज करने लगना है। तो वही सेम लिखा है कि मीट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, नॉट मॉडिफाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर एंड लर्नर। कि भाई अगर टीचर और लर्नर की कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन मैनर में जो कहा गया है कि जो एक टीचर है वो डिसिप्लिन मैनर में अपनी स्टडी करवाए, उसको डेप्थ नॉलेज हो, कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि वो अपने वर्क को भली भांति तरह से कर सके, ना कि उसको चेंजिंग की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारा आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन भी अब आपको समझ आ गया होगा। सेम अभी देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट ऑब्टेन मेन एम ऑफ एजुकेशन, फिक्स द इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग इज। अब आपको बताना है कि जो आपकी सोसाइटी है, गवर्नमेंट ने, उन्होंने एजुकेशन के एम को प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स किस तरह से उन्होंने उद्देश्य रखा है आपकी इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग को लेकर। मतलब कि आपकी गवर्नमेंट और सोसाइटी का क्या उद्देश्य है आपकी इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग को लेकर। ऑप्शन आपके पास सेम है, content and structure of the discipline are strictly decided and not modified to meet the requirement of the teacher learner. Option number B, a teacher is main authority on the subject and student is not active partaker. Option number C है intellectual development and important outcome. Option number D है personal and social development of the student is the focus. तो क्या एम फिक्स किया गया है आपके इंस्ट्रक्टर टीचिंग सेंटर टीचिंग को लेकर। वेरी गुड वेरी गुड। कि जो भाई आपकी
टीचर बेस्ड सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, टीचर बेस्ड जो टीचिंग होती है आपकी, उसके अंदर क्या होता है, जो आपका टीचर होता है वो मेन अथॉरिटी होता है किसकी, आपके सब्जेक्ट की, आपकी स्टडी की, आपकी टीचिंग की। और जो स्टूडेंट होता है वो नॉन टेकर पार्टी कर रहा होता है, मतलब कि जो एक कंटेंट हमने बना दिया है, जो हमने एक सब्जेक्ट डिसाइड कर दिया है, उसके अंदर उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझाना है, किस तरह से उसकी अथॉरिटी लेनी है, किस तरह से सब्जेक्ट को हैंडल करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर कि उसने किस तरह से किसी सब्जेक्ट को, किसी सिलेबस को एक्सप्लेन करना है, अपने लर्नर को सिखाना है। और जो आपके लर्नर होते हैं उनका कोई भी भाग नहीं होता है उस चीज़ को कि उन्होंने कंटेंट समझाना है, उन्होंने सिर्फ कंटेंट को समझना है, उन्होंने उस चीज़ से अचीव करना है, सोचना है कि उसने किस किस चीज़ को अचीव किया है, क्या क्या चीज़ उसको मिली है। ठीक है, तो किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए टीचर एक क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको एक्टिव होकर वर्क करना है ताकि जो मेन अथॉरिटी उसको सौंपी गई है उस चीज़ को वो भली भांति तरीके से कर सके। ठीक है, ये होता है आपका टीचर बेस्ड सिस्टम। या फिर ऑप्शन में था आपके पास इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग एज। इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग एज क्या थी, जिसमें जो आपका टीचर है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो मेन अथॉरिटी, इसलिए वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने लर्नर को, और जो उसके लर्नर है वो नॉन पार्टिकुलर है, उनका उस कंटेक्ट को सिर्फ और सिर्फ समझने का काम है, समझाने का नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑब्टेन प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिक्स द स्टूडेंट सेंटर कॉग्निटिव टीचिंग एज। इसमें आपको बतानी है कि जो आपकी गवर्नमेंट और सोसाइटी ने स्टूडेंट सेंटर कॉग्निटिव टीचिंग को किस तरह से फिक्स किया है, क्या उद्देश्य है उनका इस चीज़ को फिक्स करने का या बनाने का। ऑप्शन आपके पास सेम है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन आर स्ट्रिक्टली डिसाइडेड एंड नॉट मॉडिफाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द teacher learner. Option number B है, teacher is main authority on the subject and student is not partaker. और ऑप्शन नंबर C है, intellectual development is important outcome. और ऑप्शन नंबर D है, personal and social development of the student is the focus. वेरी गुड। तो स्टूडेंट सेंटर कॉग्निटिव टीचिंग क्या है, जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करनी है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही आपकी इम्पॉर्टेंट आउटकम है, मतलब कि बौद्धिक क्षमता का विकास करना ही आपका महत्वपूर्ण आउटकम है, आपका उद्देश्य है, आपकी अचीवमेंट है। ठीक है, तो आपने देखना है कि इसमें स्टूडेंट कॉग्निटिव टीचिंग किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे पास स्टूडेंट सेंटर कॉग्निटिव टीचिंग होती है, उस सिस्टम के अंदर क्या होती है, ऐसी टीचिंग जिसमें जो स्टूडेंट है अपने एफर्ट लगाए किसी चीज़ को सीखने के लिए, स्वयं किसी चीज़ को सीखें, हम खुद किसी चीज़ को सीखें। ठीक है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। अब जब हमने कोई चीज़ खुद सीखनी है तो उसके लिए हमारा मेंटली प्रिपेयर होना, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम नई नई चीज़ को डिस्कवर कर सके, खोज सके, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट सामने ला सके। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब हम बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से किसी वर्क को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी का यही उद्देश्य था, इसीलिए उसने कॉग्निटिव सेंटर टीचिंग को अपनाया कि जो हमारे स्टूडेंट है वो इतने काबिल हो जाए कि खुद अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करे। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। जब हम उनको कोई वर्क देंगे और वो खुद सीखेंगे, खुद करेंगे, तभी तो उनकी मानसिकता बढ़ेगी। तो सेम यही उद्देश्य था हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट का कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट को, अपनी स्टूडेंट की मानसिकता का विकास करें, बौद्धिकता का विकास करें। ठीक है, किस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करें, इसके लिए उसने स्टूडेंट सेंटर कॉग्निटिव टीचिंग को बनाया था। ठीक है, यही उसका उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट ऑब्टेन प्राइम एम ऑफ एजुकेशन, फिक्स द स्टूडेंट सेंटर इफेक्टिव टीचिंग एज। ऑप्शन आपके पास सेम है।
ऑप्शन ए है कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन आर स्ट्रिक्टली डिसाइडेड एंड नॉट मॉडिफाइड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर लर्नर। ऑप्शन नंबर बी है टीचर इज मेन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इज नॉट पार्टेकर। ऑप्शन नंबर सी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट आउटकम। और ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज द फोकस। अब इसमें आपको स्टूडेंट सेंटर इफेक्टिव टीचिंग बतानी है कि किस तरह की होती है आपकी स्टूडेंट सेंटर इफेक्टिव टीचिंग। वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टूडेंट सेंटर इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होगी जिसमें स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो आपकी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं इसमें अपने दिल से अपने इमोशन से वर्क करते हैं, अपने पूरी लगन के साथ किसी काम को करते हैं और अपनी खुशी से वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब कोई स्टूडेंट अपने दिल से काम कर रहा है, अपनी इमोशन से वर्क कर रहा है, पूरे मन से काम कर रहा है, पूरी लगन से काम कर रहा है, तो क्या होगा कि इससे उनकी एक पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट होगी। मतलब कि जब एक लर्नर खुद ही वर्क कर रहा है तो उसकी एक पर्सनल डेवलप होगी और पर्सनल डेवलपमेंट होने से ही सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हर लर्नर कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। अगर एक एक लर्नर की हम पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो मतलब पूरी सोसाइटी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो यही उद्देश्य था एक हमारी सरकार का, हमारी सोसाइटी का, कि जो हमारी स्टूडेंट सेंटर इफेक्टिव टीचिंग है उसको इसलिए लाना है ताकि हमारे जो स्टूडेंट है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो और साथ ही साथ में हमारी सोशली भी डेवलपमेंट हो, और जो हमारे ट्रेनी है, हमारे लर्नर है, वो सेल्फ इवैल्यूएशन पर फोकस करे, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारे, ठीक है। और सोशली प्रॉब्लम्स को भी पर भी फोकस करे और उसको भी सुधारे कि किस तरह से करना है, किस तरह से हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आई होप अब तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे सबके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है रेनफोर्समेंट इज टीचिंग मीन्स। टीचिंग के अंदर रेनफोर्समेंट का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है आपके पास डेवलपिंग व्यू एंड इनोवेटिवनेस। ऑप्शन नंबर बी है मेकिंग लर्नर प्रोसेस इफेक्टिव बाय इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर सी है स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग बाय दिस। ऑप्शन नंबर डी है करेक्टिंग इनकरेक्ट टीचिंग। वेरी गुड बताइए। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी मेकिंग लर्नर प्रोसेस इफेक्टिव बाय इंस्ट्रक्शन। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है कि आपको अपने लर्नर के माइंड में क्या करनी है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन बनाना है। मतलब कि जो आपकी रेनफोर्समेंट है उसका मतलब है कि एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन बनानी है आपको अपने लर्नर के माइंड में मेक करनी है, ठीक है, ताकि वो किसी भी चीज़ को कर सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं था, बस ये ऑप्शन सेम थे इसलिए मैं लेके आई हूँ इनको फिर से। तो अब आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 25 कि रेमेडियल टीचिंग का क्या मीनिंग है। वेरी गुड। तो क्या है करेक्ट इनकरेक्ट टीचिंग, कि जो आपकी इनकरेक्ट टीचिंग है उसको क्या करना है, आपने करेक्ट करना है, ठीक है। ये आपकी रेमेडियल का मीनिंग होता है टीचिंग के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है रिपीटेशन का क्या मतलब है। रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज इन टीचिंग। वेरी गुड कि स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। वेरी गुड। और अब लास्ट है आपके पास क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन टीचिंग लर्निंग। अब आपको बताना है कि क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है आपकी टीचिंग के अंदर, टीचिंग लर्निंग के अंदर।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या मतलब होता है? डेवलपिंग व्यू एंड इनोवेटिवनेस। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास रेनफोर्समेंट, मेकिंग लर्नर प्रोसेस इफेक्टिव बाय इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग, ये हमारा रिपीटेशन और बार बार एक्सरसाइज करने से होगा। और करेक्ट इनकरेक्ट टीचिंग कौन सी है हमारी? रेमेडियल है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे पहले हम थोड़े से क्लियर करेंगे डाउट को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है किसी चीज़ की प्लानिंग करना, एक बेटर तरीके से, बेटर वे से किसी चीज़ की प्लानिंग करना, ताकि हम एडवांटेज को, जो हम लाभ है, मतलब एडवांटेज मतलब लाभ है, उसको हम अचीव कर सके, जो प्रॉफिट है उसको हम अचीव कर सके, वो भी सक्सेसफुली तरीके से। इस तरह से कोई प्लानिंग बनाना, ठीक है। आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटेजी हमारा एक जनरल प्लान भी हो सकता है और एक प्लान का सेट भी हो सकता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, स्पेशली जो हमने फिक्स किया है कि हमने इस चीज़ को मतलब कि प्राप्त करना है, उसके लिए हमने कोई प्लानिंग बनाई है। समथिंग्स वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट टर्म, हो सकता है लॉन्ग टर्म, बट जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमारा मैक्सिमम लॉन्ग टर्म गोल होता है। इसको हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक बनाते हैं, लॉन्ग पीरियड तक बनाते हैं, ताकि वो बना रहे। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटेजी के सिनोनियम भी आप बोल सकते हो, या फिर सिंपल अक्षरों में आप समझ सकते हो कि स्ट्रेटेजी मतलब किसी पॉलिसी को बनाना, या किसी प्रोसीजर को तैयार करना, या फिर किसी चीज़ की प्लानिंग करना, या किसी प्रोग्राम की तैयारी करना। प्रोग्राम बनाना क्या कहलाता है? हमारी स्ट्रेटेजी कहलाता है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अब हम अगर बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो अब हम प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी की बात हम बिजनेस में नहीं कर रहे हैं, लर्निंग के अंदर कर रहे हैं। तो ऑप्शन में से आपको लर्निंग और टीचिंग वाला ही बताना है कि आपकी टीचिंग को लेकर कौन सी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट, और ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड, और ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई द लर्न टास्क। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है हमारा आंसर? एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट, ठीक है। टीचिंग के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी को लेकर मतलब है कि लर्नर की जो माइंड है उसको डिफरेंट नॉलेज देनी है, डिफरेंट प्रैक्टिकल करवाने हैं, ठीक है, और उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रोजेक्टली अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टली स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी टीचिंग के अंदर, तो देखिए एज ए टीचर आप सोचिए, या फिर एज ए लर्नर सोचिए, क्या होता था आपके कॉलेज में कि आपके टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को देते थे, कोई बता देते थे कि आप ये मॉडल बना के ले आइए। वो भी उस मॉडल के बारे में कहते थे जिसमें आपको इंटरेस्ट होता था, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उसको और अच्छे तरीके से करते थे, और इफ़ेक्टिवली आप उसको करते थे। और क्या होता था, जब आपको उसी चीज़ का मॉडल या प्रोजेक्ट बनाने को देते थे, तो आप उस मॉडल या उस प्रोजेक्ट से जुड़ी विभिन्न तरह की नॉलेज आपके पास आती थी, विभिन्न तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आती थी, और आप उसको एक्वायर भी करते थे, बढ़ाते भी थे, ठीक है। अब क्या होता है, बाय द वे मैं एक लर्नर है, उसको हमने बोल दिया कि आपको इस बात पे आपको जो है इन्वायरमेंट पर एक प्रोजेक्ट बना देना है, या मॉडल बना देना है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में फुलफिल बताना है, पूरी तरह से बताना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास जो नॉलेज है उससे अपने दिमाग में क्या करेगा, आइडियाज़ लाएगा कि अच्छा मैं इस प्रोजेक्ट को इस तरह से बना सकता हूँ, इस मॉडल को मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ये चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, मेरे को इस चीज़ के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसने सोचा, उसके बाद उसने बनाया, बनाते बनाते क्या हो, उसको और एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत थी। उसने सर्च किया और ढूंढा, नए नए पार्ट को ढूंढा, नई नई थिंग्स
थिंग्स को ढूंढा और उसने ऐड कर दिया, और इस तरह से उसने क्या कर दिया, बहुत अच्छी तरह से अपना प्रोजेक्ट था, अपना जो मॉडल था उसको बना दिया। मतलब कि उसकी एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज थी वो एक्वायर हो गई, उसी सब्जेक्ट को लेकर एक डिफरेंट नॉलेज उसके पास फिर से आ गई। तो वही हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है टीचिंग के अंदर, कि जब भी हम अपनी टीचिंग करवा रहे हो तो इस वे से करवाएं कि हमारा लर्नर जो है वो अलग अलग तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंस है, जितने भी सिमिलर है, वो हर चीज़ को अच्छे से जाने और अच्छे से करे। वही प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी होती है हमारी टीचिंग के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें बताई जा रही है आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। तो टीचिंग के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्रेस व्यू नेचुरली थ्रू वेराइड रूल्स। ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंटरेक्शन बिटवीन इन द लर्नर माइंड। ऑप्शन नंबर डी है थिंक अवर मेन पॉइंट ऑफ टीचिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, क्रिएटिंग इंटरेक्शन मोमेंट इन लर्नर माइंड। ठीक है, वो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाएगी ऑप्शन के मुताबिक। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, क्या होगा, एज ए टीचर आप सोचिए या एज ए स्टूडेंट आप सोचिए, क्लासरूम के अंदर आप बैठे हैं, ठीक है, और आप डिस्कस कर रहे हो। डिस्कस करने से क्या होगा, जब हम डिस्कस करते हैं तो नई नई चीज़ें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई क्रिएशन पैदा होती है, और हम उसको क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, जिससे क्या बनती है, इंटरेक्शन बनती है स्टूडेंट के बीच में, ये स्टूडेंट एंड लर्नर और टीचर के बीच में। अभी अगर टीचर और लर्नर दोनों बैठे हैं, वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कोई आइडियाज़ आएंगे, कोई मोमेंट वो जो हो गए उस पर बात करेंगे, जिसकी तरफ वो थोड़े से अट्रैक्टिव हो जाएंगे, उनकी इंटरेक्शन बनी रहेगी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप ग्रुप के अंदर बैठिए, डिस्कशन कीजिए और उन बातों पर फोकस कीजिए जिनके बारे में आपको पता नहीं था, जिनके बारे में आप जानते नहीं थे, उसके बारे में आप आपस में डिस्कशन कीजिए। उससे आपकी इंटरेक्शन जो है क्रिएट होगी, और लर्नर के माइंड में भी ऐसे मोमेंट बन जाएगा उस बात को लेकर, उस कठिनाई को लेकर, कि वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको वो समझ नहीं पा रहा था, जिसको वो फेस नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर। बट जब उसने डिस्कशन की तो उसको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए, और उसने देखा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, दिमाग हमारा किस तरह से तेज होता है, कि अगर हम किसी बात पर फोकस करें, किसी प्रॉब्लम पर फोकस करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें, और अगर हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐसा करते हैं तो इंटरेक्शन भी हमारी बनी रहती है। ठीक है, तो सेम ऑप्शन के मुताबिक हमारा आंसर है क्रिएट इंटरेक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहे होंगे ये सारे डाउट भी आपके। अब है आपके पास है हीरोइज्म स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है उत्तराधिकारी की रणनीति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंटरेक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड। ऑप्शन नंबर डी है टीचर क्रिएट प्रॉब्लम, लर्नर सर्च आउट, थिंक, ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास है टीचर क्रिएट प्रॉब्लम, लर्न सर्च आउट, थिंक, ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। कि जो आपका टीचर है वो प्रॉब्लम को क्रिएट करके देता है, लर्नर उसके बारे में सोचता है, सर्च करता है, और प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है कि और साथ ही साथ में सॉल्यूशन को भी ऑब्जर्व करता है कि किस तरह से मैं इसके सॉल्यूशन को कर सकता है, और कंक्लूजन निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास ह्यूरिस्टिक करके आएगा, ह्यूरिज्म करके नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको ह्यूरिस्टिक के बारे में बताती हूँ। जो ह्यूरिस्टिक होता है उसका मतलब होता है कि एक
टीचिंग का मेथड है कि किस तरह से आपको टीचिंग करनी है, किस तरह से आपको प्लेस करना है, किस तरह से एज पॉसिबल एज फॉर, मतलब कि आपकी आसान से आसान तरीके में आप किस तरह से सिखा सकते हैं, किस तरह से आप मतलब कि अपने लर्नर का जो है वो डिस्कवर सा बिहेव बना सकते हैं, सर्चिंग के लिए उनको किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक टीचर का बिहेव कैसा होना चाहिए हिरज़म के अंदर, तो हिरज़म के अंदर जो टीचर होता है वो विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब कि उसको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उसको रीडिंग की हैबिट भी होनी चाहिए। और जो हमारा टीचर है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होने चाहिए, खुद भी उसको ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए, रीजनिंग करनी आनी चाहिए, और किस तरह से उसको जजमेंट करनी है, जजमेंट करने की एबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब एक इंटरेस्टेड एक टीचर के पास खुद क्यूरियोसिटी होगी, खुद जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को सीखने की, तभी तो वो किसी और के अंदर भी जिज्ञासा पैदा कर सकेगा, क्यूरियोसिटी को पैदा कर सकेगा, ठीक है। तभी तो लर्नर के अंदर वो इंटरेस्ट को बना सकता है। जब एक टीचर को खुद ऑब्जर्व करना आता है तब ही वो अपने लर्नर को सिखा सकता है कि आपको किस तरह से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और बोलेंगे कि एज ए गाइड उसको वर्क करना होता है, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तो उसको प्रॉब्लम बतानी कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ये उसका एज ए गाइड उसका वर्क बनता है। बट अब उसका एज ए निर्देशक क्या बनता है कि उसको अब प्रॉब्लम क्रिएट भी करनी है। अभी तो उसने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के बारे में बताया कि प्रॉब्लम ऐसी है, ऐसा है, ऐसा 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 डिमका है, फलाना है, सब कुछ करके बता दिया। अब उसने क्या कर दिया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और उस चाहता है कि उसका कंक्लूजन जो है उसके स्टूडेंट निकाले, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। जो एक हमारा टीचर होगा वो थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट भी होगा, ठीक है, विशेषज्ञ होना चाहिए वो, ताकि लर्नर की इंडिविजुअल डिफरेंस और इंडिविजुअल क्वालिटी को वो जान सके और उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके स्टूडेंट है वो किस तरह के होंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी हिरज़म है, देखिए जो हमारा टीचर था उसने हमारे को क्यूरियोसिटी किस तरह से बढ़ानी है, इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, जजमेंटल हमको किस तरह से होना है, किस चीज़ को किस तरह से जज करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया है, हमारा जो है एटीट्यूड, उसने एक साइंटिफिकल एटीट्यूड डेवलप कर दिया है। मतलब कि हिरज़म स्ट्रेटेजी के अंदर जो लर्नर होता है उसका एक साइंटिफिकल एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है, जिसमें वो साइंटिफिकल मेथड से क्या करता है, प्रैक्टिकली मेथड से किसी वर्क को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करता है। बाय द वे उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ओपन माइंडली होके वो उस वर्क को करता है, उस प्रॉब्लम को समझता है और उस पर काम करता है। साथ ही साथ में क्या होता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर भी करता है, एक्शन भी लेता है। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात होती है हिरज़म के अंदर, उत्तरदायित्व के अंदर बात होती है कि सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो वो हर चीज़ के विचारों को सभी के विचारों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। कौन, आपके लर्नर। तो हिरज़म की स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर जो है लर्नर वो इतना इफ़ेक्टिव हो जाता है, इतनी इफ़ेक्टिवली वो वर्क करता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बारे में खुद सर्च करेगा, खुद ही सोचेगा, ऑब्जर्व करेगा और कंक्लूजन करेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। वो ऐसा क्यों करेगा, किस वजह से करेगा, क्योंकि उसके टीचर ने उसको सिखा दिया है कि किस तरह से उसको एक्शन लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए ही इसको हमारे सब्जेक्ट के अंदर शामिल किया गया है कि एक टीचर को किस तरह से वर्क करना है और एक लर्नर को उसके बाद किस तरह से वर्क करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, डिस्कस स्ट्रेटेजी। अब सेम है आपके पास ऑप्शन भी कि डिस्कस स्ट्रेटेजी आपकी कौन सी होती है, अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट, या ऑप्शन नंबर सी है टीचर क्रिएट प्रॉब्लम, लर्नर सर्च आउट, थिंक, ऑब्जर्व एंड कंक्लूजन, और ऑप्शन नंबर डी है थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग आंसरिंग। वेरी गुड, थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो हम डिस्कशन कैसे करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं,
सर्च करने के लिए क्वेश्चनिंग और आंसरिंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चनिंग पूछते हैं, डिस्कस हम कैसे करते हैं, बाय द वे कोई प्रॉब्लम है तो हम पूछेंगे अच्छा ये कैसे हो गया, फिर दूसरा उसका अच्छा ये इस तरह से, मतलब कि हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके डिस्कशन करते हैं और वही हमारी डिस्कशन की स्ट्रेटेजी होती है। इसको हर फील्ड में हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और टीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके लिए हम आंसर देंगे, या फिर क्लास डिस्कशन करते हैं कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में अलग अलग सॉल्यूशन बताए, अलग अलग विचार व्यक्त करें। तो वही हमारी डिस्कशन होती है कि इसमें हम जो है प्रॉब्लम पर इस तरह क्वेश्चनिंग और आंसरिंग के द्वारा विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ठीक है, सोचते हैं। तो अब है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होती है। ऑप्शन है आपके पास अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है टीचिंग क्रिएट प्रॉब्लम लर्नर सर्च आउट थिंक ऑब्जर्व एंड कंक्लूड, और ऑप्शन नंबर डी है थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेंसिटिविटी मतलब कि हम सेंसिटिव होके किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, सेंसिटिवली हम एक्शन ले रहे हैं ताकि वो वर्क हमारे से ख़राब ना हो। हम अवेयर हो रहे हैं, एज ए लर्नर हम अवेयर हो रहे हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम और उसका किस तरह का सॉल्यूशन है, इस चीज़ की सेंसिटिविटी हमारे अंदर है, तो वो सेंसिटिविटी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। सेंसिटिविटी लर्निंग ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी होती है कि ट्रेनिंग के दौरान आप क्या कर रहे हैं, जो लर्नर है वो अवेयर हो रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप इसका तुक्का लगा रहे थे तो अब तुक्का नहीं लगाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के लिए हमने कुछ लिखा है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुप ट्रेनिंग that focus on helping practical develop and better awareness of group dynamic and their role in the group. During the training, members share their current behavior and emotions regarding the diversity issues and feedback is provided. तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि एक मेथड है आपकी ग्रुप ट्रेनिंग का, और फोकस करते हैं आपके अलग अलग पार्टिसिपेंट पर कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस तरह से डेवलप कर रहे हो, और किस तरह से आप बेटरली अवेयर हो रहे हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स एंड देयर रोल इन ग्रुप, कि आपका एक ग्रुप के अंदर किस तरह से डायनेमिक गतिशीलता से आपको मतलब कि वर्क करना है, और आपका ग्रुप के अंदर किस तरह से आपको रोल करना है, ठीक है। सेंसिटिवली तरीके से किस तरह से आपको रोल करना है। तो टीचिंग के दौरान क्या होगा कि मेंबर जो होंगे वो करंट बिहेवियर को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपनी इमोशंस को शेयर करेंगे। तो वो सेंसिटिविटी में यही आता है कि हम अपने इमोशंस को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या सोचते हैं इस चीज़ को हम शेयर कर रहे हैं किसी के आगे। तो सेम यही लिखा है यहाँ पे, करंट बिहेवियर एंड इमोशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी इशू एंड फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड, कि बाद में हम क्या करते हैं, फीडबैक भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने डाइवर्ट इशू को लेकर, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, या फिर अपने इमोशन को की रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप ये भी समझ हो गई होगी। तो इसके साथ हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा भी कोई और कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगी जिसमें आपके डाउट रहते हैं तो आपको बताना है। और स्किल मास्टर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं कुछ चीज़ अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, तो आपने बताना है कि मैम आपकी ये बात समझ नहीं आई है, ताकि मैं उस चीज़ को भी इम्प्रूव कर सकूँ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासमैन के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न्यू मेंबर है तो सब्सक्राइब कीजिए। और बाय बाय ऑल, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे।